हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू शायरी में तंज़ुम-ए-ज़ा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, उर्दू शायरी में जो तंज़ुम-ए-ज़ा है वो एक तवील मौजू है, इसलिए हमने इसे दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है, एक तो आज़ादी से क़ब्ल और एक आज़ादी के बाद। आज हम आज़ादी से क़ब्ल उर्दू शायरी में तंज़ुम-ए-ज़ा के मौजू पर बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, चूँकि तंज़ुम-ए-ज़ा उर्दू शायरी के अंदर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तंज़ और मिज़ा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो तंज़ और मिज़ा के मानी पर भी बनाया था और उसके अंदर हमने तंज़ और मिज़ा के मफ़हूम से मुताल्लिक़ बात की थी और उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज हम मुख्तसर तौर पर इख्तिसार के साथ तंज़ और मिज़ा क्या है उस पर बात करते हुए और फिर उर्दू शायरी में तंज़ और मिज़ा के सफ़र पर बात करेंगे। देखो, जो अंग्रेज़ी के अंदर तंज़ जो है ना, वो सैटायर के माने में होता है, यानी सैटायर के लिए उर्दू में तंज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तंज़ जो होता है वो दरअसल समाज या सोसाइटी की बुराइयों और कमज़ोरियों और हिमाकतों को मज़ाक़-खेज़ बनाकर इस तरह पेश करता है कि तहज़ीब का दामन भी नहीं छूटे और सोसाइटी की ख़राबियाँ भी उजागर हो सकें, ताकि उनकी इस्लाह हो सके। क्योंकि तब्दीली और इस्लाह जो होता है ना, वो इसका मकसद होता है। तंज़िया और मिज़ाहिया अदब का मकसद होता है। सिर्फ हंसना हंसाना नहीं होता, सिर्फ तंज़ करना नहीं होता, बल्कि अदब के अंदर जो उसका मकसद होता है वो क्या होता है? इस्लाह होता है। और तंज़ जो है वो उसके अंदर गुस्सा या बरहमी होती है, जो माहौल की ख़राबियों को देख करके शायर या अदीब के जहन में उसका रद्द-ए-अमल होता है ना, वो गुस्से के तौर पर होता है। गुस्से की वजह से तंज़ पैदा होता है। और जबकि मिज़ाह जो होता है वो एक खुशगवार ज़हनी रवैया होता है, जो ज़िंदगी की नाहमवारियों पर और या बुराइयां जो होती हैं उनके रद्द-ए-अमल के तौर पर पैदा होता है। और यहाँ भी देखो क्या होता है कि एक इस्लाह का जज्बा मिज़ाह में भी होता है, लेकिन मिज़ाह जो है उसके अंदर हमदर्दी का अंदाज़ होता है और तंज़ जो है उसके अंदर क्या होता है? तंज़ के अंदर गुस्सा या बरहमी होती है। तो तंज़ की तारीफ़ वज़ीर आगा करते हैं। वज़ीर आगा की हमने एक मिसाल ली है तारीफ़ के तौर पर। उन्होंने जो तारीफ़ की तंज़ की, वो क्या कहते हैं? तंज़ ज़िंदगी और माहौल से बरहमी का नतीजा है और उसमें गालिब उन्सुर नश्तरियत का होता है। तंज़ निगार जिस चीज़ पर हंसता है उससे नफ़रत करता है और उसे तब्दील करने का ख्वाहां होता है। ठीक है, काय में कह रहे हैं वो? उर्दू अदब में तंज़ुम-ए-ज़ा सफ़ा है 48। ठीक है, तो ये तंज़ की तारीफ़ उन्होंने की है। और मिज़ाह हमने आपको बताया, मिज़ाह क्या है? मिज़ाह जो है वो एक खुशगवार ज़हनी रवैया है, जो कि ज़िंदगी की नाहमवारियों के रद्द-ए-अमल के तौर पर ही पैदा होता है। उसमें हंसी जो होती है वो होती है, लेकिन मिज़ाह का जो बुनियादी मकसद है वो क्या होता है? वो मसरत हासिल करना होता है। तब्दीली जो है, तब्दीली या इस्लाह का मकसद दोनों से जुड़ा हुआ है, तंज़ से भी जुड़ा हुआ है और मिज़ाह से भी जुड़ा हुआ है। जो वज़ीर आगा हैं वो भी यही कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? तब्दीली का ख्वाहां होता है, यानी जो ज़िंदगी की ख़राबियाँ हैं उनको ठीक कर देना इसका मकसद होता है। इसी तरह सैयद आबिद हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, उसलूब अहमद अंसारी या इम्तियाज़ अली ख़ां वग़ैरह, इन लोगों ने सब ने, एहतिशाम हुसैन वग़ैरह ने भी इसके तंज़िया और मिज़ाही अदब के इस्लाही पहलू को ही उजागर किया है। अच्छा, एक बात यह है कि हमने देखा कि मिज़ाह जो है वो हमदर्दी से जुड़ा हुआ होता है। हमदर्दाना तरीके से मिज़ाह के ज़रिए मिज़ाह के अंदर बात की जाती है ज़िंदगी की नाहमवारियों पर, और तंज़ के अंदर बरहमी और गुस्से के ज़रिए बात की जाती है, यानी उसका रद्द-ए-अमल गुस्से के तौर पर होता है। ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी ने भी इसकी तारीफ़ की है। वो ज़राफ़त की तारीफ़ करते हैं। ज़राफ़त जो है दरअसल वो क्या है? मिज़ाह से ही जुड़ा हुआ है। मिज़ाह जो है वो ज़राफ़त का ही आला मेयार है। तो ज़राफ़त की क्या तारीफ़ करते हैं वो? ज़राफ़त की सबसे आला क़िस्म मिज़ाह है। बरगसा का कहना है कि मिज़ाह की अपील बराह रास्त ज़हानत से है। हर मिज़ाह क़हक़हा पैदा करने की अहलियत रखता है, मगर हर क़हक़हे के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मिज़ाह से पैदा हो। मिज़ाह निगार पहले अपने ऊपर हंसने की कैफ़ियत तारी करता है, तब दूसरों की कमज़ोरी पर हंसना शुरू करता है। वो सिर्फ तमाशाई नहीं होता, देखो ये ध्यान रखो, वो सिर्फ तमाशाई नहीं होता बल्कि मुब्तला तमाशा भी होता है।
मजाक का ताल्लुक़ हंसी से तो ज़रूर है मगर उसका ख़ास ताल्लुक़ हमदर्दी से है। हमने आपको क्या बताया था अभी कि मिज़ाज जो है वो हमदर्दी से जुड़ा हुआ है और तंज़ जो है वो यानी मजाक निगार जो है वो ज़िंदगी की ख़राबियों को हमदर्दाना तरीके से पेश करता है और तंज़ निगार गुस्से और बरहमी का इजहार करता है। फ़ुरक़त अहमद काकोरी ने काहे में लिखा है ये उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाज, सफ़ा उनका है 16। ठीक है, अब ये हमने जो है ना इनकी तारीफ़ें देख ली। इनकी तारीफ़ों के ज़रिए हमें 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं और हम थोड़ा सा इसका जो बुनियादी जो खुसूसियात हैं तंज़ और मिज़ाह की वो हमने समझने की कोशिश की। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि तंज़ और मिज़ाह जो है ना वो क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन उर्दू शायरी के अंदर तंज़ और मिज़ाह दोनों आपस में घुले मिले होते हैं। यानी तंज़ के अंदर मिज़ाह की चाशनी होती है और मिज़ाह जो है वो उसके अंदर तंज़ की आमेज़िश पाई जाती है। बलराज कोमल क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या बताते हैं, वो क्या होता है कि मिज़ाह तंज़ को कबूलियत का जौहर बख्शता है। यानी तंज़ जो है वो काबिल कबूल हो जाता है मिज़ाह के ज़रिए। तलख़ी मुखालिफ रद्द अमल पैदा करती है, जबकि खालिस तलख़ी जो होती है वो तो इंसान को पसंद नहीं आती, उसके ज़रिए तो वो सुनेगा भी नहीं बात। तो इसलिए क्या होता है, उसे थोड़ा सा तंज़ को मिज़ाह की चाशनी में लपेट करके पेश किया जाता है। काहे में कह रहे हैं ये, माहनामा आजकल दिल्ली अगस्त 1972 ईस्वी, सफ़ा है 96। इसमें इन्होंने बलराज कोमल ने दोनों की आमेज़िश जो है तंज़ और मिज़ाह की उसकी इफ़ादियत की बात की है कि क्यों अहम होता है ये दोनों को मिला कर के क्यों, और उर्दू शायरी के अंदर तंज़ और मिज़ाह दोनों की आमेज़िश पाई जाती है। तंज़ और मिज़ाह जो हैं वो सिर्फ़ हंसने हंसाने वाली चीज़ नहीं होती है, बल्कि क्या है, माशरे की जो समझ है, माशरे का जो शऊर है उससे पैदा होता है, उसके रद्द-ए-अमल से पैदा होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, किसी पर तंज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब हम आज़ादी से कबल उर्दू शायरी में तंज़ व मिज़ाह पर बात कर रहे हैं। देखो क्या हुआ है कि उर्दू शायरी के अंदर जो तंज़ व मिज़ाह है उसके कई रंग हैं। इब्तिदा के अंदर हमें महबूब की जुल्म व सितम और बेवफ़ाई पर तंज़ देखने को मिलता है। ये तकरीबन हर शायर के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ज़ाहिदों और परहेज़गारों पर तंज़ किया है हमारे शायरों ने। इसके अलावा फ़प्ती, फ़िक्रेबाज़ी और लतीफ़ा गोई भी हमारे यहाँ उर्दू शायरी का के अंदर तंज़ व मिज़ाह का एक हिस्सा है, एक रंग है, एक पहलू है। ज़िंदगी की नाहमवारियों और इंसान और माशरत की हिमाकतों को तमस्खुर का निशाना बनाया गया है हमारी शायरी के अंदर। तो ये भी इसका एक रंग है उर्दू शायरी के तंज़ व मिज़ाह का। माशरे, सियासत और तहज़ीब के ज़वाल पर तंज़ किया गया है। एक जब इन शायरों के सामने, शायर जो होते हैं हमने आपको बताया था कि ज़्यादा हसास होते हैं, ज़्यादा ज़िंदगी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो कुछ उनके सामने हो रहा होता है उसको वो, अगर वो उसके अंदर ख़राबियाँ हैं माशरे में, सियासत में और तहज़ीबी क़दरों के अंदर कोई ज़वाल देखते हैं वो, तो क्या करते हैं, उस पर तंज़ वगैरह भी हमारी उर्दू शायरी के अंदर मौजूद होता है। तो इब्तिदा से ही हमारे यहाँ देखने को मिलता है। देखो वली दक्कनी जो हैं वो हमारे कदीम शायर हैं, और वली दक्कनी के यहाँ हमने आपको कहा कि इब्तिदा से ही उर्दू शायरी के अंदर ये सब कुछ नज़र आ रहा था कि ज़ाहिदों, इस पर महबूब के जुल्म व सितम और बेवफ़ाई पर तंज़ किया है इन्होंने, ज़ाहिदों और परहेज़गारों पर तंज़, ये सब। तो वली दक्कनी जो हैं उनके यहाँ देखने में, ताकत है किसको रुख पे तेरे कर सके निगाह। ताकत है किसको, क्योंकि दक्कन की ज़बान है तो को के बजाय कूँ लिखा है। रुख पे तेरे कर सके निगाह, खुर्शीद सूं अधिक है तेरे चेहरे की झलक। अधिक देखो हिंदी का वर्ड है, तो वो क्या करें, खुर्शीद सूं अधिक है तेरे चेहरे की निगाह, तेरे चेहरे की झलक। ये महबूब पर तंज़ कर रहे हैं। फ़ाइज़ देहलवी को देख लो। फ़ाइज़ देहलवी जो हैं वो भी इब्तिदाई दौर के शायर हैं दिल्ली के। तो उनके यहाँ भी हमें ये मौजू, जो ये इब्तिदाई मौजू है ना, हमने आपसे कहा महबूब के जुल्म व सितम और बेवफ़ाई पर तंज़ है, ज़ाहिदों परहेज़गारों पर, तो ये हमें देखने को मिलता है। फ़ाइज़ देहलवी क्या कहते हैं, महबूब पर तंज़ कर रहे हैं, तुझ सीने बीच मेहर वफ़ा कूँ असर नहीं, कुछ कत्ल बेगुनाह सूं तुझको हज़र नहीं। ये भी चूँकि कदीम ज़बान है दिल्ली की, इसलिए उस वक्त ज़बान साफ़ नहीं हुई थी फ़ाइज़ देहलवी के हद तक। ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर के शिमाली हिंद के शायर हैं, तो उन्होंने महबूब पर तंज़ करते हुए वही कदीम ज़बान इस्तेमाल की है। तो ये एक तरीके से क्या है कि महबूब का
کے اوپر محبوب کے ظلم و ستم پر، یا محبوب جو اپنے خوبصورتی پر ناز کرتا ہے اس پر جو طنز کرتے ہیں عاشقوں کے ذریعے، شاعر جو ہے وہ اس پر طنز کرتا ہے، وہ اردو شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ فائز دہلوی کے علاوہ دیکھو ہماری نظر کس پر جاتی ہے؟ جعفر زٹلی پر۔ جعفر زٹلی جو ہیں وہ اورنگزیب کے آخری دور کے شاعر ہیں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ، جعفر زٹلی نے کیا کیا کہ جو اپنے عہد کا جو معاشرہ تھا ان کا، اور ان کے عہد کی جو سیاست تھی، اس کی خرابیوں پر انہوں نے بھرپور طنز کیا۔ وہ جو تھے بادشاہ وقت جو تھا اس وقت، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے حکومت کی جو بد انتظامیہ تھیں ان کے خلاف سوال اٹھائے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو، جعفر زٹلی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور ان کے زمانے میں کیا تھا کہ ظرافت کا کوئی اچھا معیار تو تھا نہیں، فوش باتیں بھی جو تھیں وہ مزاح میں شامل ہوتی تھیں، اس لیے ان کے یہاں بھی کوئی معیار نہیں نظر آتا۔ لیکن جعفر زٹلی کی اہمیت کیا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ سماج اور سیاست کی خرابیوں پر انگلی رکھ دی، اور اردو شاعری میں انہیں بہت بے باکی کے ساتھ پیش کیا۔ جعفر زٹلی کی جو ہجویات ہیں ان کے اندر تیکھا پن اتنا تھا کہ جو بادشاہ تھا اور شہزادے یا سماج کے جو اعلیٰ عہدیدار لوگ تھے نا، وہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے جعفر زٹلی کی ہجویات سے۔ ان کا یہ دیکھو، اس وقت جو اقتصادی نظام بگڑا ہوا تھا، حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کو بھی عوام کو کے اندر روزگار دے سکے، عوام کو، یا پھر فوج کو بھی تنخواہ دے سکے، تو اس پر انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ نہ بولے راست، اچھا یہ تو اخلاقی زوال پر انہوں نے لکھا ہے کہ نہ بولے راستی کوئی، عمر سب جھوٹ میں کھوئی، اتاری شرم کی لوئی، عجب یہ دور آیا ہے۔ یعنی جو اخلاقی زوال، اخلاقی قدروں کا زوال ہو رہا تھا، اس پر انہوں نے لکھا، خصم کو جورو اٹھ مارے، گریباں باپ کا پھاڑے، زنوں سے مرد بھی ہارے، عجب یہ دور آیا ہے۔ تو ایک طریقے کی جو معاشرے کے اندر بے حیائی اور یہ تھی، اور زوال ہو رہا تھا اخلاقی قدروں کا، اس پر انہوں نے لکھا۔ اب یہ اقتصادی نظام ہے کہ فوج کو نہیں دے پائے تھے، حکومت جو تھی وہ پیسہ نہیں دے پا رہی تھی، تنخواہ نہیں دے پا رہی تھی، تو اس پر لکھا، سپاہی حق نہیں پاویں، نت اٹھ اٹھ چوکیاں جاویں، غرض بنیوں سے لے کھاویں، عجب یہ دور آیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مرزا حاتم علی حاتم آتے ہیں، جو کہ یہ بھی ابتدائی دور کے شاعر ہیں۔ انہوں نے بھی تبدیل ہوتی ہوئی معاشرتی اور اخلاقی قدروں پر طنز کیا ہے۔ انہوں نے وہ کیا لکھتے ہیں، حرام خور جو تھے وہ حلال خور ہوئے، یعنی کس طرح اخلاقی نظام تبدیل ہوا۔ جو چور تھے وہ ہوئے شاہ، شاہ چور ہوئے، یعنی بادشاہ تو چور ہو گئے اور چور جو تھے وہ بادشاہ بن گئے۔ جو زیر دست تھے وہ ان دنوں میں زور ہوئے، جنوں کو زور تھا سو اب مثال مور ہوئے، جو خاک چھانتے پھرتے تھے سو ہوئے زردار۔ تو یہ جو اخلاقی نظام کا جو الٹ پھیر ہے، جو طبقات میں جو الٹ پھیر آیا تھا معاشرے کے اندر، اخلاق میں جو تبدیلیاں آئی تھیں، اخلاقی قدروں میں جو تبدیلیاں آئی تھیں، ان کا اظہار جو ہے حاتم علی حاتم کرتے ہیں۔ حاتم کو متعلق آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ایہام گوئی سے جڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی ابتدائی دور کے شاعر ہیں اور اچھے شاعروں میں شمار